हेलो, सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को एसडीएस साहित्य अकेडमी संस्कृत क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। आज मैं संधि प्रकरण के वीडियो नंबर 3 लेकर आ रहा हूं आप लोगों के बीच, जिसमें चर्चा करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न होगा आज का कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये मेरा प्रश्न हो गया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में कौन कौन से होते हैं? तो इसका पहला भेद लिखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यंग स्वर संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और पांचवा है आयादी स्वर संधि। इस प्रकार से जैसा कि मैंने देखा कि स्वर संधि के पूर्व में परिभाषा हम पढ़े थे कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आज मैंने पढ़ा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इस संदर्भ में कहा गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो कहता है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यंग स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इस प्रकार से इसके 5 भेद हो गए। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर दीर्घ स्वर संधि है क्या। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो इसके एक सूत्र है। सूत्र क्या है? संस्कृत में एक सूत्र है। इस सूत्र का नाम है अका सवर्णे दीर्घ। कहता है कि अका सवर्णे दीर्घ। यहाँ अक का मतलब है, अक का मतलब है अ, ई, उ, री से है। अ, ई, उ और री से है। तो जब अ होगा तो अ हो का मतलब है कि इसमें आ भी आएगा। ई है तो ई भी होगा, यानी दीर्घ ही होगा। ऊ का भी दीर्घ ऊ होगा और री का भी दीर्घ री होगा। तो कहता है कि अक सवर्ण दीर्घ, यानी अक के परे पुनः अक आने पर उसका क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। यानी कहने का अर्थात है, मतलब है कि अ, आ, ई, उ, री के बाद अ, आ, ई, उ, री के बाद यदि पुनः सामान्य स्वर आता है, स्वर
आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ यानी ब्रैकेट में लिखते हैं कि आ ई ऊ री हो जाता है। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो सबसे पहले था हमको दीर्घ को जानना। तो दीर्घ का मतलब यहाँ मैंने बता दिया कि आ ई ऊ और री होता है, ये दीर्घ हमारा है। तो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ आखिर होता कब है? तो ये कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब ही मैंने यहाँ स्पष्ट किया हूँ। अकः का मतलब है कि अ ई ऊ री से है, यानी कि अ ई ऊ और री से है। तो अ का दीर्घ क्या होगा? तो आ होगा। ई का दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ही होगा। ऊ का दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा, माने कि दीर्घ ऊ होगा। और री का दीर्घ री से है। अब यहाँ पुनः मैंने परिभाषा में लिखा कि अ आ ई ऊ री के बाद यदि पुनः समान स्वर आता है। पुनः समान स्वर का मतलब है कि स्वजातीय, यानी अ के बाद अ रहे, या अ के बाद आ रहे, या अ के बाद आ रहे, तो ऐसी स्थिति में आ आदेश होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि समान स्वर रहने पर क्या हो जाए? तो उसका दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाए। दीर्घ का मतलब है कि आ। अब यहाँ तक आप लोग जैसा कि समझ चुके होंगे। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ आगे देखेंगे आप कि अब बनता कैसे है। तो इसके संदर्भ में मैं आपके बीच कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है। अ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो अ जोड़ आ के जैसे ही मैंने आ किया, अब यहाँ देखेंगे कि देव है। देव में अ है, जोड़ अत्र है। अब अ जोड़ अ, तो यहाँ जब देव से हम क्या करते हैं कि अ को अलग करते हैं, तो देव ये मेरा हलंत हो जाता है। और क्या होता है? अ और जोड़ अत्र होता है। अब यहाँ जब हम संधि करेंगे तो दो वर्णों के बीच संधि होती है, इसलिए अ प्लस अ इक्वल क्या हो जाएगा? मेरा आ हो जाता है, आ बनाता है। और आ की मात्रा चिन्ह एक आकार होता है, इस तरह से होता है। जब हम इसको स्वर को व्यंजन के साथ में मिला देते हैं तो व्यंजन का जो हलंत चिन्ह है यहाँ व का, इसका क्या करेंगे कि हम लोप कर देते हैं, यानी ये हट जाता है हलंत एम से। और यह क्या बनता है? आकार की मात्रा जुड़ता है और त्र यहाँ से ले लेते हैं, हमारा क्या बनता है? देवात्र बन जाता है। अब दूसरा उदाहरण में मैं पुनः देखूंगा कि अ प्लस आ बराबर आ होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि देव जोड़ आलय लेते हैं। देव जोड़ आलय यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ भी व में अ दिख रहा है। तो व का अ को जब ये करेंगे, अलग करेंगे, तो वह मेरा पुनः हलंत हो जाएगा। और अ यहाँ से बाहर करते हैं तो देव जोड़ अ प्लस आलय है। तो आलय के आ और इसका देवा का अ मिलाकर क्या बनाता है? तो पुनः आ बना देता है। जब यह आ बना दिया तो फिर यहाँ आकार का चिन्ह आता है, जो इस तरह से होता है। और जब हम इस आकार को देव में मिलाते हैं तो देव का हलंत यहाँ से लुप्त हो जाता है और आकार की मात्रा जुड़ेगा और हम बना देंगे इसको देवालय। इस प्रकार से मैंने अ का प्रयोग, अ और आ का प्रयोग को मैंने देखा। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। दूसरा प्रयोग मेरा क्या आएगा कि ई का आएगा। ये दोनों समान जातीय हैं। अब दूसरा प्रयोग में हम देखते हैं कि ई प्लस सी क्या बनाएगा? तो मैंने जैसा कहा कि दीर्घ बनाएगा, तो दीर्घ में क्या होगा कि माने कि दीर्घ ही हो जाएगा, दीर्घ ही होगा। तो इसका उदाहरण लेंगे, इसको भी हम जैसे में ही लिखते हैं क्योंकि इसका ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है।
पहले हम इसको समझ ले कि दोनों समान कैसे हैं। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान जब हम लेते हैं तो उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु है इनका। तो तालु है इसलिए दोनों समान हैं। अब हम देखते हैं कि ई किस में आता है। तो यहाँ हम देखिए क्या करेंगे कि महिज और इंद्र ले लें। महिज और इंद्र नहीं, क्या इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, देखिए हाँ, ईजोरी के उदाहरण के अंतर्गत हम समझते हैं कि